नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 13 अप्रैल 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल जो भी एस्पेक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको करंट अफेयर की फॉर्म में आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, वही पुरानी बात फिर से, आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ कहाँ से लेंगे आप? तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ। आप जाइए, डाउनलोड करिए और सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब बिना आपका समय खराब किए सीधा आते हैं टॉपिक पर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज का हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान। कौन सा? एक सप्ताह एक प्रयोगशाला। मतलब ये है कि भैया पूरे एक सप्ताह तक क्या होगा, अभियान चलेगा और हर एक दिन एक प्रयोगशाला के बारे में। एक प्रयोगशाला का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिया के अंदर जो भी संस्थान है उनकी जो एक लेबोरेटरी है उसको इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के द्वारा। इसके और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं? इसके महत्वपूर्ण वही बिंदु वही हैं भैया। देखो, कोई भी इंडस्ट्री होगी, क्या चाहेगी वो? कि जो निजी निवेशक हैं वो उससे जुड़े। और क्या चाहेगी? और चाहेगी वो कि जो नवाचार हैं, जो स्टार्टअप हैं, वो जुड़ें उससे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कौशल जुड़े। ठीक है, हितधारकों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? हितधारकों की बैठकों का आयोजन, मतलब वही प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आइडिया न्यूक्लिएशन का मतलब होता है विचारों की अभिव्यक्ति। किसी के अंदर कोई विचार अंदर दबे हुए हैं, उसका न्यूक्लियर मतलब फूटना। अंदर की जो बातें हैं उनका बाहर आना, बाहर फूटना, मतलब अंदर जो आइडिया हैं लोगों के अंदर उनको बाहर लेके आना। ठीक है, और उद्योग में इसके कार्यान्वयन तक हमारी प्रौद्योगिकी का विकास यात्रा का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब प्रौद्योगिकी का हम प्रदर्शन करेंगे कि हम आपके विचारों को इस तरह से उद्योग के अंदर क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? तो इसके माध्यम से भारतीय उद्योग के दृष्टिकोण और उसकी अपेक्षाओं को समझा जाएगा। मतलब किसी की अपेक्षाओं को समझे बिना आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। दृष्टिकोण को समझा जाएगा, भारत को कहाँ पहुँचना है। जब भारत को पहुंचने के लिए एक लक्ष्य होगा, एक अपेक्षाएं होंगी कि भाई भारत सरकार की या भारत देश की इंडस्ट्री से क्या अपेक्षाएं हैं, तो उसके समझा जाएगा, तभी तो उद्योगों का विकास होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इस अभियान का प्रारंभ किसने किया। ठीक है, और इसके उद्देश्य के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, पहले तो आपका यही प्रश्न हो गया कि हाल ही में किस संस्थान को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सी होगी? आपकी भारतीय सौर ऊर्जा निगम। ओके, अब अपन जान लेते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा निगम क्या है। ओके, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट क्या है? क्या सिर्फ एक ही श्रेणी है या इसके अलावा और भी श्रेणियां हैं? यदि और भी श्रेणियां हैं तो कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या उनके लिए योग्यताएं चाहिए होती है, उन सब के बारे में अपन एक एक करके धीरे धीरे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाइयों ना, तो अब अपन आते हैं भारतीय सौर ऊर्जा निगम पर कि सौर ऊर्जा निगम क्या है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? सबसे पहली बात तो ये आती है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे मंत्रालयों को बहुत ढंग से रट लो। और अब ये बीमारी है वो आरपीएससी और अलग अलग पीसीएस के अंदर भी आ चुकी है। अब झट से पूछ लेते हैं किस मंत्रालय के अंदर, किस विभाग के अंदर ये वाली योजना, ये वाला निगम, ये वाली संस्था आती है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य, सर क्यों की गई स्थापना? क्या हुआ, जगह खाली पड़ी थी जो वहाँ पर रूम बना के कुछ और बना के निगम में घुसा दिया उसके अंदर? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो ऐसा है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना। ये क्या करेगी? एकीकृत कार्यक्रमों के लिए योजना बनाएगी, निष्पादन करना और उनका निष्पादन करेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है बैठे बैठे गाल बजाएगी कि ये करो, वो करो, ये योजना बना दी, वो योजना बना दी। नहीं भैया, उसका निष्पादन भी आप ही को करवाना है। तो इसीलिए योजनाएं जो बनाए व्यवहारिक बनाए, सोच समझ के बनाए। ओके, ऐसा टाइम टेबल ना बनाए कि सांस लेने की जगह ना हो।
ठीक है। भारत और निवेश में मतलब भारत और विदेश के अंदर मतलब ये जो कंपनी है, अगर भारतीय जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कहीं पर, चाहे वो विदेश में हो, जैसे बहुत सारी भारतीय कंपनियां क्या है युगांडा के अंदर, नाइजीरिया के अंदर अपनी वहाँ पर क्या है कंपनी स्थापित कर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑनशोर और ऑफशोर, ऑनशोर ऑफशोर का मतलब होता है अपतटीय या फिर मतलब या तो जमीन पर या पानी में, ऑनशोर या ऑफशोर। ओके, तो इस तरह क्या करना है, इसको परियोजनाओं का विकास करना है, चाहे तो वो ऑनशोर हो या ऑफशोर हो, उनका क्या करना है, परियोजनाओं का विकास करना है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश की कंपनियां विदेश के अंदर हो। ओके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, परिचालन करना है, उनका रख रखाव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ बैठ के भाषणबाजी करना है, काम भी करना है। आगे चलते हैं अपन, तो निष्पादन, मॉनिटरिंग, आंकड़े विश्लेषण, संसाधन मूल्यांकन, लागत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, कौशल निर्माण और जागरूकता एवं इनका क्या करना है, संवर्धन करना है। मतलब जागरूकता लेकर आनी है, कौशल निर्माण करना है, बिना कुशलता के तो कुछ नहीं है भैया, ठीक है। अगर आप कुशल नहीं हो बाइक चलाने में, आपको कितनी महंगी बाइक दे दें, आपकी क्या मतलब कि बेकार ही है। इसी तरह से कितने भी अच्छे संसाधन हो, यदि आप कुशल नहीं हैं तो वो संसाधन आपके लिए बेकार हो जाते हैं, फिर हमें वही करना पड़ता है। कच्चा माल हम बेचते हैं जापान को, ब्रिटेन को, और वही कच्चा माल वो लोग रिसाइकलिंग करके 10 गुना महंगे दामों में हमें ही बेच देते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि ये कंपनियां होती क्या है, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, ये क्या बीमारी है, ठीक है। इसके बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। बहुत कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है मिनीरत्न, महारत्न, नवरत्न में से। इनकी विशेषताएं पूछ लेते हैं, 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, नीचे बोलते हैं एक सही, केवल 2 सही, 2 और 1 मतलब 1 और 2 दोनों सही, कोई भी सही नहीं, इस तरह से दे देते हैं स्टेटमेंट टाइप में, और गलत हो जाता है। तो अपन तीनों कंपनियों को समझ लेते हैं कि महारत्न क्या होता है, नवरत्न क्या होता है और मिनीरत्न क्या होता है। इनको अच्छी तरह से समझने के बाद अब अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों भारत के अंदर एक विभाग है, उसका नाम है लोक उद्यम विभाग। क्या नाम है? लोक उद्यम विभाग। ये क्या करता है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसके बारे में नीतियां तैयार करता है। मतलब लोक उद्यम विभाग ही है जो किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ने। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी आपके सामने 3 ही है, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। तो पहली श्रेणी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिनी से, छोटे से मिनीरत्न के बारे में देखते हैं। तो भैया मिनीरत्न होते हैं 2 तरह की कंपनियां, पहली मिनीरत्न 1, एक होते हैं मिनीरत्न 2। जब कोई कंपनी साधारण कंपनी से थोड़ा ऊपर उठती है, मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, वो उस तरह की, वो घाटे में चलती थी, गवर्नमेंट उसको उंगली पकड़ के चलाती थी, अब वो चलने लगी ठीक ठाक, तो चलने लगी तो वो सबसे पहले अगर किसी कंपनी का उसको दर्जा दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा मिनीरत्न 2 का दर्जा, ठीक है। मिनीरत्न है लेकिन सेकंड क्लास है, ठीक है। तो क्या होगा, मिनीरत्न 2 कंपनी किस कंपनी को बोला जाएगा? पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रही हो भैया, 3 वर्षों से कम से कम हानि में तो नहीं गई हो, चाहे वो लाभ 1 रुपये का हो लेकिन प्रॉफिट में होनी चाहिए, लगातार 3 वर्षों से प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। निवल संपत्ति उसकी सकारात्मक हो, मतलब गवर्नमेंट ने जो असेट उसको दे रखी थी या जो असेट उसकी प्रारंभिक संपत्ति में थी वो कुछ प्लस होके ही आई हो, ऐसा नहीं हुआ हो कि उसको बेच बाच के बराबर कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 वर्षों से लगातार लाभ की स्थिति में हो और जो परिसंपत्तियां थी वो सकारात्मक स्थिति में हो, ठीक है। अब इस तरह की कौन कौन सी कंपनियां वर्तमान में मौजूद हैं? तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और भारतीय पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो मिनीरत्न 2 की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब यदि कोई कंपनी मिनीरत्न 2 हो गई, मिनीरत्न सेकंड हो गई, सेकंड क्लास सिटीजन हो गई, या वो फर्स्ट क्लास सिटीजन बनना चाहती है, तो उसको किस किस नॉर्म्स की के कौन कौन सी उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, किस किस उसने नॉर्म्स को कंप्लीट किया होना चाहिए? तो मिनीरत्न अब आएगा मिनीरत्न प्रथम 1 फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास सिटीजन होंगे तो फिर से वही 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रही हो, ठीक है। और इस बार ये भी बता दिया गया कि आप 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हो, अब ऐसा नहीं हो 1 रुपये 2 रुपये चौन्नी अठन्नी आप लाभ अर्जित कर रहे होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो किस तरह का लाभ होना चाहिए? वो एक बार, मतलब 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रही हो और इन 3 वर्षों में कम से कम एक बार जो लाभ प्राप्त किया हो वो 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 करोड़ रुपए। तो इस श्रेणी के अंदर भारत की जो कंपनियां हैं वो कौन सी हैं? भारतीय विमानपत्तन और एक है आपकी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और
एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2 कंपनियां हैं जो कि मिनीरत्न फर्स्ट की श्रेणी में आती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके अलावा और भी आती हैं लेकिन प्रमुख यही है। ठीक, ये कंपनियां, अब इसके बारे में एक नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसके बारे में। ठीक है, तो क्या ये कंपनियां किसी भी प्रकार का बजट अनुदान या अन्य अनुदान पर निर्भर नहीं होती, चाहे वो मिनीरत्न सेकंड हो चाहे मिनीरत्न फर्स्ट हो। इनको बजट में से और इस तरह से कोई अनुदान नहीं दिया जाता कि मिनीरत्न फर्स्ट के लिए इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया, इस तरह का कोई पैसा इनको नहीं दिया जाता। उल्टा इनसे लाभ की उम्मीद की जाती है कि आप पैसा दो, इसलिए हम दूसरे सेक्टर्स में लगाएं, एमएसएमई में लगाएं, वेलफेयर स्कीम के अंदर लगाएं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन आते हैं मिनीरत्न खत्म होने के बाद नवरत्न पे। कौन सी पे आते हैं अपन? नवरत्न पे। ठीक, दूसरे नंबर की कंपनी कौन सी है? नवरत्न, इस पर नाम लिखना भूल गया, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न कंपनियां कौन सी होती हैं? एक तो मिनीरत्न की सूची में हो और अनुसूची 1 के तहत आती हो। ओके, मतलब मिनीरत्न की पूरी, मिनीरत्न फर्स्ट है, मिनीरत्न में जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होनी चाहिए और अनुसूची 1 के अंतर्गत आती हो। भैया ये कंपनियां मतलब कभी भी ग्रो कर सकती हैं, इस तरह की कंपनी होनी चाहिए। तो वो कंपनी कौन सी कंपनी बनने के लायक हो जाती है? वो हो जाती है आपकी नवरत्न बनने के लायक। ठीक है, पहले मिनीरत्न, फिर नवरत्न, फिर महारत्न। दोस्तों पिछले 5 वर्षों में इसने 3 में से 6 प्रदर्शन मापदंडों में 60 से अधिक अंक प्राप्त किए जाने चाहिए। मतलब पिछले 5 वर्षों में से, लगातार पिछले 5 वर्ष हैं, उनमें से किन्हीं 3 वर्षों के अंदर जो 6 प्रदर्शन मापदंड हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, या हम कहें लोक उद्यम विभाग के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, उनमें से 60% से अधिक उन स्कोर करना चाहिए। 6 के अंदर कितना करना चाहिए? 60% से अधिक। अब अपन देख लेते हैं वो 6 मापदंड कौन कौन से हैं। पहला है शुद्ध पूंजी एवं शुद्ध लाभ, मतलब जो पूंजी लगाई है उसके अनुपात में लाभ कितना है आपका, उसमें आपको 60% से अधिक मार्क्स मिलने चाहिए। उत्पादन लागत के सापेक्ष में पावर पर, जो मैन पावर है उस पर लागत कितनी लग रही है, मतलब उत्पादन में आपने जितनी लागत लगाई है, कंप्लीट कंपनी के अंदर जितनी लागत लगाई है, उसमें से मैन पावर के ऊपर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए जाने चाहिए। ठीक है, मूल्य ह्रास से पहले, मूल्य ह्रास का मतलब होता है आपने कोई गाड़ी निकाली फॉर्च्यूनर चमचमाती हुई सफ़ेद रंग की, ठीक है, 4 दिन चलाने के बाद उसका क्या हो गया, मान लो 30 लाख में 50 लाख में निकाली आपने, ठीक है, अब वो 45 की हो गई 4 दिन बाद, तो जो 5 लाख का जो ह्रास हुआ उसको क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूल्य ह्रास बोलते हैं। इससे पहले कंपनी का लाभ, मूल्य ह्रास से पहले कंपनी का लाभ, टैक्स और ब्याज, ठीक है, इन सब का अनुपात क्या रहा है, उसमें 60% से अधिक स्कोर प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं अपन। आगे ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर, ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर इनका अनुपात, मतलब क्या है कि ये कंपनियां होती हैं वो कर्जा लेकर काम करती हैं, तो ब्याज भुगतान से पहले लाभ कितना रहा, मतलब ब्याज भुगतान करने के बाद जो लाभ है वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि अरबों खरबों का ब्याज भुगतान होता है। ठीक है, तो जो है पहले उसका लाभ और कुल बिक्री कर है जो क्या है उसका अनुपात को 60% से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। प्रति शेयर कमाई, प्रति शेयर कमाई का मतलब शेयर मार्केट में हर एक शेयर पर वो कंपनी कितनी कमाई कर रही है उसमें उसको 60% से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, मतलब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उसका प्रदर्शन किस तरह का रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, वो उनका उदाहरण है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब BEL अपन बोलते हैं, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये किसके? नवरत्न कंपनियों के उदाहरण है। अब अपन बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी की। आपने मिनी रत्न की बात कर ली, अपने नवरत्न की बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी के बारे में। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त होना, नवरत्न का दर्जा इसको प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न फर्स्ट होनी चाहिए और महारत्न बनने के लिए नवरत्न ऑलरेडी वो नवरत्न का दर्जा उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? महारत्न बनने की नॉर्म्स सच में बहुत तगड़ी है। ठीक है, सेबी के नियामकों के अंतर्गत, सेबी होता है आपका भारतीय जो प्रतिभूति और नियामक बोर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड अथॉरिटी, मतलब
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है सिर्फ कि आपने गए कंपनी को सूचीबद्ध करवा दिया, उसकी सूची में नाम लिखवा दिया, बस हो गया। नहीं, न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। मान लो उसमें हिस्सेदारी के 100 रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर के फॉर्म में कंपनी में होने चाहिए। तो 100 रुपये जब तक नहीं हो जाएंगे मतलब तब तक वो कंपनी महारत्न नहीं बनेगी। ठीक है। और क्या नॉर्म्स है इसकी? पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक व्यवसाय है वो 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। ठीक है। और क्या है? पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य मतलब जो नेट वैल्यू है वो 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पिछले 3 वर्षों में जो वार्षिक शुद्ध लाभ है वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। शुद्ध लाभ मतलब सब कुछ हटाने के बाद, लोगों की सैलरी हटाने के बाद, घिसा पिटी हटाने के बाद, ब्याज अनुदान ब्याज का भुगतान करने के बाद, सब कुछ करने के बाद 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए उसका शुद्ध लाभ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। यदि आप सारी की सारी नॉर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई उपस्थिति नहीं है तो आप महारत्न नहीं बन सकते, आप नवरत्न ही रहेंगे। महारत्न बनना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ेगी। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां हैं जो महारत्न हैं भारत के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग के ऊपर। किसके ऊपर है? इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग के ऊपर। आयोजन कहाँ किया गया इसका? नई दिल्ली में। संस्करण कौन सा है? ये 5वां संस्करण। ठीक है। इसके लक्ष्य क्या है इस डायलॉग के? जब कोई डायलॉग होता है, जब कोई अभियान होता है तो उसके टारगेट होते हैं दोस्तों, लक्ष्य होते हैं। किसी डायलॉग की बातचीत हो रही है, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसके लक्ष्य निर्धारित होंगे, वही उसके उद्देश्य होंगे, तो उनको लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है। टारगेट क्या है इनके? तो ऐसे कदमों की पहचान करना मतलब ऐसे कदम उठाना, हमें ऐसे कदम उठाने हैं जो आतंकवाद को, साइबर सुरक्षा को, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, नशीले पदार्थों की तस्करी, प्रवासन का मतलब होता है काम के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश के अंदर जाना। प्रत्यार्पण का मतलब होता है जैसे कि अपने मेहुल चौकसी हैं और अपने माल्या साहब हैं, ये लंदन मंडन में घूम रहे हैं तो प्रत्यार्पण करो, इनका ला के दो भारत को। इस तरह के बारे में डायलॉग हो रहे हैं। ब्रिटेन में खालिस्तान जो समर्थक उग्रवाद है, क्या होता है कभी कभी भारतीय एम्बेसी है जैसे इंग्लैंड के अंदर, तो उसके जाके सामने जाके खालिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद इस तरह की बातें कर देंगे। तो उस तरह का जो खालिस्तान समर्थक जो उग्र आतंकवाद है वहाँ पर, उसको क्या करना है? उसको दबाना है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। इसके साथ क्या करना है? अन्य भारत विरोधी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बनाने के अवसर और सहयोग के लिए कदम उठाए जा सकें। क्यों हो रहा है ये डायलॉग? क्योंकि आपको आतंकवाद से लड़ना है। आतंकवाद कौन सा है? इंग्लैंड से डायरेक्ट संबंध जिस चीज़ का है वो तो खालिस्तान वाला आतंकवाद है। साइबर सुरक्षा एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, नशीले पदार्थों की तस्करी वगैरह हो रही है मान लो, तो इन चीज़ों पर लगाम लगाना है। प्रवासन, हम एक दूसरे से दूसरे देश में जा रहे हैं तो कुछ नियमों में रियायतें मिल जाएँ या कुछ और दूसरे के चीज़ें उस और दूसरे इस तरह के नियम बने जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो प्रवासन है वो बढ़े। ओके। प्रत्यार्पण, हमें माल्या साहब जल्दी मिले, साहब तो क्या खैर माल्या भगोड़ा जल्दी मिले। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो आगे हम देख लेते हैं राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों आज से ही जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन में आ जाएगी। आज पहली ट्रेन जाने वाली है, जिसको पकड़नी है पकड़ लो, जाके जंक्शन पर बैठ जाओ, आराम से मजे लो वंदे भारत की। ठीक है। इसका संचालन कब होगा? संचालन होगा इसका जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में। कहाँ? जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में 13 अप्रैल से संचालन होगा। कब होगा? 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल का मतलब आज ही सुबह सुबह की बात है भैया। पकड़ लो ट्रेन, चले जाओ, घूम आओ वंदे भारत में। नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, मतलब जयपुर दिल्ली कैंट के अलावा जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसका संचालन कहाँ से होगा? अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच होना है। दोस्तों इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट लेना, बहुत बढ़िया से रट लेना। यह हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक कैटेगरी में दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। कौन सी है? दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। किसमें? ओवरहेड इलेक्ट्रिक कैटेगरी में। मतलब हम बैठे हैं, हमारे सिर के ऊपर से एक वो बना दिया जाएगा फ्लाईओवर टाइप का, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिक होता है वो। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक तो 0 से 12 वोल्ट के बीच में काम करता है, इलेक्ट्रिक 12 से ऊपर। ओके। तो अपन जान लेते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि वंदे भारत ट्रेन क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है।
तो इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ट्रेन 18 के नाम से। यह इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन है। कैसी है? इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब आप देखो, हमारे देश के अंदर ही निर्माण किया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। पैसा किसने दिया? पूरा पूरा भारत सरकार ने। तकनीकी किसने दी? आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई की, उसने इसका डिजाइन किया है, उसका निर्माण किया है। पूरी टेक्नोलॉजी किसने लगाई? हमने। पैसा किसने लगाया? हमने। तो क्या हो गई? ये इंडिजीनियस हो गई, मतलब हमारी देसी ट्रेन हो गई। ठीक है, यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का मतलब होता है हाई स्पीड होती है बुलेट ट्रेन, ठीक है, और लो स्पीड होती है हमारी पैसेंजर टाइप की। तो ये सेमी हाई है, मतलब बुलेट ट्रेन के बराबर नहीं है और स्लो भी नहीं चलती, मतलब बढ़िया ट्रेन चलती है। अधिकतम गति इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इतना शताब्दी भी पहुंच जाती है, लेकिन पहुंच जाती है रेयरेस्ट अंदर रेयरेस्ट कंडीशन में। शताब्दी 130-135 भागती है। ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वो 2019 में चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक न्यूज है। केशव महिंद्रा पर्सनैलिटी इन न्यूज जो होते हैं, जो मतलब पर्सन इन न्यूज होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आनंद महिंद्रा जी की हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। ये महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, और अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वो हैं आपके आनंद महिंद्रा। इनके भतीजे हैं ये, बेटे नहीं हैं। आनंद महिंद्रा, मतलब हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने क्वालिटी को कदर दी, तो संबंधों को नहीं। इसलिए काबिलियत को कदरदान बनो, संबंधों के नहीं। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये भी एक न्यूज है, आर्टिकल नहीं है कंप्लीट। न्यूज क्या है? सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। किसे प्रदान किया जाएगा? ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, मतलब भारतीय हैं लेकिन अभी वर्तमान में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। वो उनको क्या किया जाएगा? मतलब गणितज्ञ और जो सांख्यिकीविद हैं उनको दिया जाएगा सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। इनका नाम है आपका कन्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव, मतलब CR राव, इसको नाम याद रखना, CR राव। कल्यामपुरी, कल्याण भी नहीं है, कल्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव। ठीक है, इनको प्रदान किया जाएगा। ये सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल के समान है। जैसे सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसी के बराबर वैल्यू रखता है ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के नाम से। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के नाम से जो पुरस्कार इनको दिया जाएगा वो। ठीक है, अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला अपना न्यूज आर्टिकल है अपनी राजनीति से संबंधित। मतलब अपने केजरीवाल भैया जी ने झंडे गाड़ दिए हैं और ममता दीदी ने झंडे उखड़वा दिए। मतलब इतना सा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। कौन देता है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता वगैरह? तो ये देता है आपका निर्वाचन आयोग। इसकी भी कुछ सेवा शर्तें हैं जो इनको पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे ही किसी दल की जो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया था? तो निर्णय लिया था 2014 से 19 के बीच में विभिन्न आम चुनावों के अंदर जो परिणाम आए हैं आम आदमी पार्टी का, जो लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया है, उसके आधार पर क्या किया गया है? इनका निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। कितने हैं? 6। वैसे अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 9वें नंबर का राष्ट्रीय दल है आम आदमी पार्टी। किसवें नंबर का? 9वें नंबर का। लेकिन अभी कितने हैं? 6, तो 6वें नंबर का। अगर आपसे पूछे कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग किस नंबर का है, वैसे तो कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने बुद्धू लोग थोड़ी बैठते हैं वहाँ, कद्दू टाइप के लोग पूछते हैं इस तरह की चीज़ें। तो पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है आपका बहुजन समाज पार्टी, एक है आपका CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। और अभी 3 ऐसे दल हैं जिनको भगाया गया राष्ट्रीय स्तर से। दिल्ली में मत बैठो, भागो चलो अपने अपने घर। ठीक है, उनमें से एक है अपने TMC दीदी वाली पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से अलग होकर बने थे कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम बनेंगे, हम कांग्रेस को पीछे छोड़ेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर बने और अभी राष्ट्रवादी दल का दर्जा खो चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट इधर ये रहे, कम्युनिस्ट इधर ये रहे, और ये मार्क्सवादी हैं, ये भी बचे। इनका भी यही हाल होना है, कुछ दिन और रुक जाओ।
कम्युनिस्ट का भारत के अंदर क्या मतलब? आप जाओ सीधा कम्युनिस्ट पार्टी में बैठना है तो जाओ जिनपिंग की पार्टी में शामिल होने के लिए। पर चलो ठीक है, भारत का संविधान है, स्वतंत्रता है किसी को भी। अब अपन आगे चलते हैं, अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी भी दल को किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह नियम 2019 के अनुसार इन दलों को क्या किया गया है? राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है या राष्ट्रीय दलों के दर्जे से हटाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल होना चाहिए। राज्य स्तरीय दल अवसर क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले राज्य स्तरीय दल को ही देख लेते हैं। देखो दोस्तों, राज्य स्तरीय दल क्या होता है? राज्य स्तरीय दल का दर्जा किस दल को दिया जाता है? तो उसने राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% हासिल किया हो और साथ में 2 सीटें जीती हो। यदि ऐसा किया है तो क्या है, वो राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। ठीक है, या फिर उस राज्य के अंदर जो लोकसभा की इलेक्शन हो तो उस राज्य के अंदर उसने कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त किया हो और साथ में 1 सीट जीत ली हो लोकसभा की, तो वो दल कैसा दल हो जाएगा? राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के चुनाव में 3% सीटें जीती हैं उसने। ठीक है, मतलब किसी जगह पर 100 सीटें हैं तो 3 सीटें वो जीत गया हो। ठीक है, 3% सीटें जीती हों या फिर 3 सीट जीती हों, जो भी अधिक हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो राज्य स्तरीय दल का उसको दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, राज्य में लोकसभा चुनावों में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मिल जाए उसको, भले ही वो सीट ना जीते लेकिन 8% मिल गया उसको, तो वो क्या हो जाएगा? आपका राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा किस तरह से दिया जाता है। अब चलते हैं अपन दोबारा से राष्ट्रीय स्तरीय दलों के ऊपर। तो दोस्तों जो जो 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का उसको दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो वो किस काबिल हो जाएगा? वो राष्ट्रीय स्तरीय दल के काबिल हो जाएगा। लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। मतलब मान लो 4 राज्य हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो चारों में अलग अलग प्रत्येक राज्य के अंदर 6% राज्य विधानसभा के चुनाव में प्राप्त किया हो, तो वो किस तरह का दल बनने की क्षमता रखता है? राष्ट्रीय स्तर का दल। ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत भी दर्ज करा ले। ठीक है, क्या करें? या तो 6%, मतलब 6 ये प्रतिशत तो होने ही चाहिए, प्लस 4 लोकसभा सीटों पर जीत भी दर्ज करेगा। ये मान्यता, इस शर्त को पूरा करेगा तो उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीते। या तो इससे पहले जो मैंने बताया था वो कर ले, अथवा वो नहीं हुआ है तो क्या कर ले? 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीटों का 2%, मतलब मान लो भारत, राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के में मिला के 100 सीटें हो गई आपकी लोकसभा की। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है? वैसे तो शायद 100 ही है, 75 इतनी 72 है उधर। ठीक है, मान लो 100 है अपनी, तो 100 मान लेते हैं। तो 3 राज्यों में कुल 2% सीटें जीतनी चाहिए उसको। 3 राज्यों में, 3 राज्यों की कुल सीटों का 2% होना चाहिए। मान लो एमपी को भी मिला लो, उसमें भी 40 सीटें की समथिंग होगी। तो इस तरह से मिला के मान लो अपने पास 150 सीटें हो जाती हैं, तो इसका टोटल का 2% सीटें 3 राज्यों की लोकसभा की कुल सीटों का उसको जरूर जीतना चाहिए। अगर इस तरह की शर्त को पूरा कर देता है कोई दल, तो वो राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो अपना न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन था वो आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, भाइयों को बताएं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपसे मिलते हैं अब अगले न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन के साथ में नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।